हेलो नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को आपको अपने ही यूट्यूब चैनल स्टडी मोटिवेशन गुरु पर आप लोगों का स्वागत है। आज जो है स्टडी मोटिवेशन गुरु आप लोगों के लिए क्रिया का विषय लाया है, यानी क्रिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया की परिभाषा और उन भेदों के उदाहरण और परिभाषा को देखेंगे बारी बारी से करके। यहाँ दिया गया है क्रिया की परिभाषा, भेद और क्रिया के उदाहरण। चलिए देखते हैं। चलिए, यहाँ दिया गया है क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। क्या बोला गया है कि जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो, उसे क्रिया कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, सीता नाच रही है, यहाँ पर नाचना। उसके बाद है बच्चा दूध पी रहा है। उसके बाद है सुरेश कॉलेज जा रहा है। यहाँ पर जो है नाचना, पीना, जाना, यहाँ पर जो क्या हो जाएगा, ये सभी जो है कुछ क्रिया है, यानी कोई कार्य कर रहा है अपना अपना ढंग से। ठीक उसी प्रकार से है शिवा शिवाजी बहुत वीर थे। शिवाजी जो है बहुत वीर थे। इसमें देखते हैं, इनमें नाच रही है, पी रहा है, जा रहा है, शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने का, यानी करने अथवा होने का बोध हो रहा है। अतः ये सभी जो हैं क्रियाएं हैं। आगे देखते हैं, क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। क्रिया जो है सार्थक शब्दों में, यानी सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। ठीक उसी प्रकार से व्याकरण में क्रिया एक विकारी शब्द होता है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्याकरण में क्रिया किस प्रकार का शब्द होता है, तो आप लोगों को आसानी से बता देना होगा कि व्याकरण में क्रिया जो होता है एक विकारी शब्द होता है। आगे देखते हैं, जो क्रिया के भी कई रूप होते हैं। क्रिया के बहुत सारे रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा यानी बदले जाते हैं। क्रिया के रूप से उसके विषय संज्ञा या सर्वनाम के लिए लिंग और वचन का भी पता चल जाता है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विधान किया जाता है, अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं, उसे क्रिया कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से इसमें देखते हैं, जैसे में किया क्या क्या है। जैसे घोड़ा जाता है, घोड़ा जो है जाता है। ठीक उसी प्रकार से है पुस्तक मेज पर पड़ी है, मोहन खाना खाता है, राम स्कूल जाता है। इसमें देख लेते हैं, वही चीज है जो आगे पूछा गया है कि घोड़ा जाता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, मोहन खाना खाता है, राम स्कूल जाता है। ये सभी जो है इसमें जाना, खाना, ये सभी जो क्या है क्रिया हो जाएंगे। यहाँ पर दिया गया है उपर्युक्त वाक्य में जाता है, परी है और खाता है, ये सभी जो है क्रियाएं हैं। आप लोगों को पहले ही बता दिए थे कि जाना, आना, खाना, ये सब क्या है, सब क्रिया के अंतर्गत आते हैं। अब जो है धातु, हिंदी व्याकरण, इसके बारे में देखते हैं। क्रिया का मूल रूप धातु कहलाता है। यदि आपसे पूछे कि धातु किसे कहते हैं, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि क्रिया का मूल रूप, क्रिया का जो मूल रूप होता है उसे धातु कहते हैं। जिसमें देख लेते हैं, क्रिया के साधारण रूपों के अंत में ना लगा रहता है, यानी जो क्रिया होता है उसके साधारण रूपों में उसके अंत में ना लगा हुआ, जैसे कि पढ़ना, इसमें ना है, ये क्या चीज हो गया, मूल धातु हो गया उसका। उसके बाद है जैसे आना, जाना, पाना, खोना, खेलना, कूदना आदि, ये सभी जो है क्रिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक उसी प्रकार से साधारण रूपों के अंत का ना
निकाल देने से जो बाकी बचे उसे क्रिया की धातु कहते हैं। यानी जैसे पढ़, यानी पढ़ना में ना हटा देंगे तो उसके पहले जो लगा हुआ रहता है पढ़, वो जो है धातु है, मतलब धातु उसे कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से है आगे, आना जाना पाना खोना खेलना कूदना क्रियाओं में आ जा पा ये सब जो है खो खेल कूद धातुएं हैं। शब्दकोश में क्रिया का जो रूप मिलता है उसे धातु के साथ ना जुड़ा रहता है। ना हटा देने से धातु शेष रह जाती है, धातु जो है शेष रह जाती है। जैसे लिख, पढ़, जा, खा, गा, रो आदि, इसमें ये सब जो है शेष रह जाती है। इन्हीं धातुओं से लिखता, पढ़ता आदि जो है क्रियाएं बनती है। आगे देखते हैं धातु के भेद, यहाँ पर दिया गया है धातु के भेद। आप लोग बने रहिएगा वीडियो पर अंत तक। आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। चलिए, धातु के दो प्रकार होते हैं, कौन कौन? पहला है मूल धातु, उसी प्रकार से दूसरा यौगिक धातु। पहला मूल धातु और यौगिक धातु। मूल धातु किसे कहते हैं उसके बारे में देखते हैं। मूल धातु यहाँ पर दिया गया है नंबर 1 में, मूल धातु यह स्वतंत्र होती है तथा यह किसी अन्य शब्द पर निर्भर नहीं होती। यह जो है स्वतंत्र होती है तथा किसी अन्य शब्द पर क्या है, निर्भर नहीं रहती, किसी अन्य शब्द पर डिपेंडेंट नहीं रहती, मतलब आश्रित नहीं रहती है या नहीं होती है। यहाँ पर आगे जो है मूल धातु के कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे कि जा, खा, पी, रह आदि, ये सभी जो है मूल धातु है। जैसे हम बता दे तो कि पढ़ना, पढ़ना में पढ़ जो हो जाएगा ये मूल धातु के मुख्य उदाहरण होते हैं। ठीक उसी प्रकार से यौगिक धातु दूसरा है यौगिक धातु। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके अथवा संज्ञा और विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। क्या बोला गया है कि यौगिक धातु जो है, यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर उसके अंत में प्रत्यय प्रत्यय कहने का मतलब क्या है, जो जो शब्द अंत से निकलता है उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। यानी यौगिक धातु मूल धातु में प्रत्यय लगाकर कई धातुओं को संयुक्त करके यानी जोड़ के अथवा संज्ञा और सर्वनाम नहीं है, विशेषण में प्रत्यय लगाकर बनाई जाती है। देखते हैं आगे यौगिक धातुओं के कुछ उदाहरण को देखते हैं। देख लीजिए, उठाना, उठवाना, दिलाना या दिलवाना, कराना, करवाना, रोना, धोना, ये सभी जो हैं यौगिक धातु के विशिष्ट उदाहरण हैं। चलना फिरना, खा लेना, उठ, बैठना, उठ, जाना, खेलना कूदना आदि, ये सभी जो हैं क्या है, यौगिक धातु के उदाहरण। उसके बाद है बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ये सभी जो है यौगिक धातु के मुख्य उदाहरण हैं। आगे है यौगिक धातुएं 3 प्रकार की होती है। यानी आपसे पूछे कोई जो यौगिक धातुएं कितने प्रकार की होती है, तो यौगिक धातुएं जो हैं 3 प्रकार की होती है। पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, उसके बाद है दूसरा यौगिक क्रिया, ठीक इसी प्रकार से तीसरा नाम धातु। पहला प्रेरणार्थक क्रिया, दूसरा यौगिक क्रिया, तीसरा नाम धातु। तो चलिए बारी बारी से देखते हैं के बारे में, देखते हैं क्या क्या इसमें दिया गया है। प्रेरणार्थक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। प्रेरणार्थक क्रियाएं जो होती हैं अकर्मक और सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती हैं। जैसे आना यानी आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वान जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनते हैं।
प्रेरणार्थक क्रियाएं अकर्मक एवं सकर्मक दोनों क्रियाओं से बनती है। आना या लाना जोड़ने से प्रथम प्रेरणार्थक एवं वाना जोड़ने से द्वितीय प्रेरणार्थक बनते हैं। जैसे देख लेते हैं क्या होगा। इसमें दिया गया है प्रेरणार्थक क्रिया के कुछ उदाहरण है, देखते हैं। इसमें मूल धातु, एक तरफ है मूल धातु और उसके बाद है कुछ प्रेरणार्थक धातु। जैसे उठ, इसमें दिया है उठ, उसके बाद है ना, तो बन जाएगा क्या, उठना या उठवाना। दे ना या दिलवाना या दिलाना। उसके बाद है करना, उसके बाद है कराना करवाना। ठीक इसी प्रकार से है आगे सोना यानी सुलाना या सुलवाना। खाना, इसके बाद खिलाना या खिलवाना। ठीक इसी प्रकार से यौगिक क्रियाएं, दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। यदि आपसे पूछे कोई कि यौगिक क्रिया किसे कहते हैं, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि दो या दो से अधिक धातुओं के संयोग से यौगिक क्रिया बनती है। जहाँ पर दो या उससे अधिक धातुओं का संयोजन होता है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से यौगिक क्रियाओं के कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे हैं रोना धोना, यहाँ पर दिया गया है रोना धोना चलना फिरना। उसके बाद है खा लेना, उठ बैठना, उठ जाना, खेलना कूदना, ये सभी जो है यौगिक क्रियाएं हैं। उसके बाद है नाम धातु, यहाँ पर दिया गया है नाम धातु। संज्ञा या विशेषण से बनने वाली धातु को क्या कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम से बनने वाली धातु को नाम धातु क्रिया कहते हैं। जैसे में देख लेंगे गरियाना मतलब किसी को क्या है, गाली देना। ठीक उसी प्रकार से लतियाना, बतियाना, गरमाना, चिकनाना, ये अंत में जब भी हम देखेंगे ना तो उसको हम क्रिया के अंतर्गत रखेंगे। ठीक है, मतलब क्रिया क्रिया के अंतर्गत ही नहीं, मतलब उसको क्रिया ही कहेंगे। जैसे कि पढ़ना खेलना ये सब जो क्या है दैनिक जीवन में हम लोग करते हैं। करना मतलब कोई भी चीज को करना यानी कार्य को करना, उसी को हम क्रिया कहते हैं। जैसे ठंडाना, तो ये सभी जो है नाम धातु के उदाहरण हैं। जैसे में उसी प्रकार से नाम धातु के उदाहरण गाली से गलियाना मतलब गरियाना, लात से लतियाना, चिक से चिकना से चिकनाना, ठंड से ठंडाना। ठीक इसी प्रकार से देखते हैं भेद, क्रिया के जो भेद कितने होते हैं सब के बारे में देखते हैं। क्रिया के भेद, कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। क्या बोला गया है कि कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं। पहला मतलब रचना की दृष्टि से हम देखें, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद, रचना की दृष्टि से जो है क्रिया अकर्मक क्रिया, उसके बाद है सकर्मक क्रिया। पहला अकर्मक क्रिया, उसके बाद दूसरा जो है सकर्मक क्रिया। उसके बाद जो है अन्य द्विकर्मक क्रिया भी है, अन्य द्विकर्मक क्रिया। तो हम पहले अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है, यहाँ पर बोला गया है कि जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही पड़ता है वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता नहीं होती। क्या बोला गया है कि अकर्मक क्रिया में जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर ही, कर्ता मतलब जो करने वाला होता है उस पर ही, कर्ता पर ही पड़ता है, वे अकर्मक क्रिया कहलाती है। ऐसी अकर्मक क्रियाओं को कर्म की आवश्यकता क्या है, नहीं पड़ती है। ठीक इसी प्रकार से है अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण, अकर्मक क्रियाओं के उदाहरण जैसे राकेश रोता है, सांप रेंगता है, बस चलती है, ये सभी जो है अकर्मक क्रियाएं हैं। इसमें हो जाएगा अकर्मक, कुछ अकर्मक क्रियाएं जैसे लजाना, होना, बढ़ना, सोना, खेलना, अकरना, डरना, बैठना, हंसना, उगना, जीना, दौड़ना, रोना, ठहरना, चमकना, डोलना, मरना या घटना,
जागना, उछलना, कूदना, ये सभी जो है अकर्मक क्रियाएं के उदाहरण हैं। उसके बाद है सकर्मक क्रिया। दूसरा में है सकर्मक क्रिया यानी 2 नंबर में जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है। उसमें क्या था, जो जिस क्रिया का असर जो है कर्ता पर पड़ता है, इसमें जो है जिस क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर। आप लोग कारक को जरूर पढ़े होंगे, जो कि 8 प्रकार से होता है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, अधिकरण, संबंध, करण, ये सभी जो है कारक के प्रकार है। उसका भी वीडियो बहुत जल्द ही आने वाला है, मतलब धैर्य रखिए कि उसका भी वीडियो जल्द ही से जल्द आए। आप लोग यदि मेरे चैनल पर नए आए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। चलिए, सकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का असर कर्ता पर नहीं कर्म पर पड़ता है वह सकर्मक क्रिया कहलाती है। इन क्रियाओं में कर्म का होना आवश्यक है। देख लेते हैं सकर्मक क्रिया के उदाहरण। मैं लेख लिखता हूँ, पहला है मतलब मैं लेख लिखता हूँ। सुरेश मिठाई खाता है। मीरा फल लाती है। उसके बाद है भंवरा फूलों का रस रस पीता है। भंवरा जो है फूलों का रस पीता है। अब देखते हैं द्विकर्मक क्रिया क्या होती है। द्विकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं, कहने से मतलब है यानी यहाँ पर द्विकर्मक यानी जिस क्रिया के 2 कर्म होते हैं। जिन क्रियाओं के 2 कर्म होते हैं उन्हें द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक क्रिया के कुछ उदाहरण भी है, नीचे दिया गया तो देखते हैं। चलिए, मैंने क्या है मैंने राम को पुस्तक दी, इसमें भी द्विकर्मक क्रिया है। श्याम ने राधा को रुपये दिए। अब कितने रुपये दिए तो मालूम नहीं है, लेकिन देखते हैं। इसमें जो है ऊपर के वाक्यों में देना क्रिया के 2 कर्म हैं, यानी ऊपर जो दिए गए वाक्य हैं वो क्रिया के 2 कर्म हैं। अतः देना द्विकर्मक क्या है क्रिया। यहाँ पर जो दिया गया है दी या दिए, ये सभी जो है द्विकर्मक क्रिया के उदाहरण है। अब जो है प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। पहला है अकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या बोला गया है, जिस क्रिया से सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे और उसका फल भी कर्ता पर ही पड़े उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे देखते हैं, जैसे में राम खाता है, वाक्य में खाने का व्यापार राम से है और खाने का फल भी राम पर ही पड़ता है, इसीलिए खाता है अकर्मक क्रिया है। यहाँ पर जो खाता है क्या है, अकर्मक क्रिया। उसके बाद अन्य कुछ उदाहरण देख लेते हैं। यहाँ पर दिया गया अन्य उदाहरण, गीता गाती है, बच्चा खेलता है, श्याम हंसता है, कीड़ा बिलबिलाता है। उसके बाद है कुत्ता भौंकता है। उसके बाद है अपूर्ण सकर्मक क्रिया। अपूर्ण सकर्मक क्रिया जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या विशेषण की आवश्यकता पड़ी उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है, उसे प्रोति कहते हैं। क्या बोला गया है कि जिस क्रिया के पूर्ण अर्थ का बोध कराने के लिए कर्ता के अतिरिक्त अन्य संज्ञा या सर्वनाम की आवश्यकता पड़ती है उसे अपूर्ण सकर्मक क्रिया कहते हैं। अपूर्ण सकर्मक क्रिया का अर्थ पूर्ण करने के लिए संज्ञा या विशेषण को जोड़ा जाता है, उसे पूर्ति कहते हैं। देखते हैं आगे।
जैसे में दिया गया है, जैसे में गांधी कहलाए, जैसे गांधी कहलाए से अभिष्ट अर्थ अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। अतः समझने के लिए यदि यानी गांधी कहलाए, गांधी जी जो है गांधी कहलाए, यहाँ पर जो है से अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति नहीं होती है। अर्थ समझने के लिए यदि पूछा जाए कि गांधी क्या कहलाए, यहाँ पर दिया गया है गांधी जी क्या कहलाए, तो उत्तर होगा गांधी महात्मा कहलाए। गांधी जी जो है महात्मा कहलाए। इस प्रकार कहलाए कहलाए पूर्ण आक्रामक क्रिया का अर्थ महात्मा शब्द द्वारा स्पष्ट होता है। इस वाक्य में कहलाए अपूर्ण आक्रामक क्रिया और महात्मा शब्द पूर्ति होती है। ठीक इसी प्रकार से अन्य उदाहरण देखते हैं इसका। अन्य उदाहरण, मेरा भाई शिक्षक हो गया, सोना पीला होता है, साधु चोर निकला, वह मनुष्य बुद्धिमान है, जन्म ही जाति तय करता है। उपर्युक्त वाक्यों में गया होता है, निकला और है अपूर्ण आक्रामक क्रियाएं हैं और शिक्षक, पीला, चोर और बुद्धिमान पूर्ति है। सकर्मक क्रिया, अब जो है हम लोग सकर्मक क्रिया को देखेंगे। सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उस यानी उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया से सूचित होने वाले व्यापार का फल कर्ता पर न पड़कर कर्म पर पड़े उसे सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे श्याम पुस्तक पढ़ता है, श्याम जो है पुस्तक को क्या करता है, पढ़ता है। ठीक इसी प्रकार से देखेंगे, वाक्य में पढ़ता है क्रिया का व्यापार श्याम करता है, यानी श्याम किस चीज का मतलब श्याम जो है क्या करता है, तो पढ़ता है। पढ़ने का काम कौन करता है, श्याम, यही जो है क्रिया है। इस व्यापार का फल पुस्तक पर पड़ता है, इसीलिए पढ़ता है सकर्मक क्रिया है और पुस्तक कर्म शब्द है, यानी कर्म शब्द कर्म है। अब अन्य उदाहरण में देखते हैं कुछ इसका मुख्य एग्जाम्पल। अन्य उदाहरण, राम बाण मारता है, राम जो है बाण मारता है। उसके बाद राधा मूर्ति बनाती है, नेता भाषण देता है, कुत्ता हड्डी चबाता है। ठीक इसी प्रकार से है लड़के क्रिकेट खेलते हैं, लड़के जो है क्रिकेट खेलते हैं। उसके बाद है उपर्युक्त वाक्यों में मारता है, बनाती है, देता है और चबाता है सकर्मक क्रियाएं हैं और बाण, मूर्ति, भाषण और हड्डी शब्द कर्म है। ये सभी जो है हड्डी शब्द क्या है, कर्म है। उसके बाद अपूर्ण अकर्मक क्रिया, यहाँ पर दिया गया है अपूर्ण अकर्मक क्रिया, जिस अकर्मक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा या विशेषण का पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जिस अकर्मक क्रिया का पूरा आशय स्पष्ट करने के लिए वाक्य में कर्म के साथ अन्य संज्ञा या विशेषण का पूर्ति के रूप में प्रयोग होता है, उसे अपूर्ण अकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे में देख लेंगे क्या होगा। जैसे में दिया गया है, राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया। यहाँ पर राजा ने गंगाधर को मंत्री बनाया। वाक्य में बनाया, यहाँ पर दिया गया है बनाया, वाक्य में बनाया अकर्मक क्रिया का कर्म गंगाधर है। इसमें अकर्मक क्रिया का कर्म जो है गंगाधर है, किंतु इतने मात्र से इस कर्म का आशय स्पष्ट नहीं होता। उसका आशय स्पष्ट करने के लिए उसके साथ मंत्री संज्ञा भी प्रयुक्त होती है, यानी यहाँ पर जो है मंत्री संज्ञा भी प्रयुक्त होती है। इस वाक्य में बनाया अपूर्ण अकर्मक क्रिया है, गंगाधर कर्म है और मंत्री शब्द कर्म पूर्ति है। आगे देखते हैं उदाहरण। यहाँ उदाहरण, अध्यापक ने संतोष को वर्ग प्रतिनिधि चुना। उसके बाद है हम अपने मित्र को चतुर समझते हैं। उसके बाद है हम प्रत्येक भारतीय को अपना मानते हैं, हम मानव सेवा को पुण्य मानते हैं। यहाँ पर जो है
कहा गया है कि उपर्युक्त वाक्य में चुना समझते हैं और मानते हैं अपूर्ण सकर्मक क्रियाएं हैं संतोष को, मित्र को और भारतीय को कर्म है, और वर्ग प्रतिनिधि चतुर और अपना ये सभी जो है कर्म पूर्ति है। अब जो है हम लोगों को पढ़ना है द्विकर्मक क्रिया। शुरू में बता दिया गया था कि एक लाइन में ही कि द्विकर्मक क्रिया क्या होता है, जिसमें दो कर्म लगे होते हैं। तो देखते हैं, जिस सकर्मक क्रिया का अर्थ स्पष्ट करने के लिए वाक्य में दो कर्म प्रयुक्त होते हैं उसे द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी। शिक्षक जो है विद्यार्थी को क्या दी, पुस्तक दी। इस वाक्य में दी गई व्यापार का फल दो कर्मों पुस्तक और विद्यार्थी पर पड़ता है। इसीलिए दी वाक्य में द्विकर्मक क्रिया पुस्तक मुख्य कर्म और विद्यार्थी गौण कर्म हो जाएंगे। विद्यार्थी जो है यहाँ पर विद्यार्थी गौण कर्म है। द्विकर्मक क्रिया के साथ प्रयुक्त होने वाले दोनों कर्म से मुख्य कर्म किसी पदार्थ का, तो गौण कर्म किसी प्राणी का बोध कराता है। उदाहरण में देख लेंगे क्या होगा। उदाहरण में दिया गया है, राजा ने, यहाँ पर उदाहरण में दिया गया, राजा ने ब्राह्मण को दान दिया। राम लक्ष्मण को गणित सिखाता है। उसके बाद मालिक नौकर को पैसे देता है। पुलिस चोरों को क्या है, पकड़ती है। उसके बाद है, यहाँ दिया गया प्रयुक्त वाक्य में दिया सिखलाना और देता है द्विकर्मक क्रिया है। दान गणित, यहाँ पर दान गणित और पैसे मुख्य कर्म है। तो ब्राह्मण को, लक्ष्मण को और नौकर को गौण कर्म है। यहाँ पर नौकर को गौण कर्म है। उसके बाद है, रचना की दृष्टि से क्रिया के भेद। रचना की दृष्टि से क्रिया के दो प्रकार होते हैं। रचना की दृष्टि से क्रिया के कितने प्रकार होते हैं, दो प्रकार होते हैं। पहला है रूढ़ और दूसरा है यौगिक। रूढ़ में देखते हैं, रूढ़ किसको कहते हैं। रूढ़ क्रिया, जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ क्रिया कहते हैं। यानी जिस क्रिया की रचना धातु से होती है उसे रूढ़ कहते हैं। जैसे में लिखना, पढ़ना, खाना, पीना। जैसे मोहन किताब पढ़ता है तो इसमें पढ़ना क्या हो जाएगा, रूढ़ क्रिया आ जाएगा। ठीक इसी प्रकार से है यौगिक क्रिया, जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जिस क्रिया की रचना एक से अधिक तत्वों से होती है उसे यौगिक क्रिया कहते हैं। जैसे में लिखवाना, आते जाते रहना, पढ़वाना, बताना, बरबराना यानी बरबराना आदि, ये सभी जो है यौगिक क्रिया के विशिष्ट उदाहरण है। चलिए उसके बाद है कुछ उदाहरण और उसके कुछ प्रकार देख लेते हैं। यौगिक क्रिया के भेद, पहला है प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया। पहला क्या है, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, अनुकरणात्मक क्रिया। उसके बाद है प्रेरणार्थक क्रिया। तो देखते हैं, अब जो है क्रिया के बारे में मुख्य बिंदु मुख्य बिंदु को देखेंगे। चलिए अब थोड़ा सा यानी छोटा सा एक निचोड़ निकला है, यानी कहने का मतलब है पूरे क्रिया का एक ही नोट के रूप में दिया जा रहा है। देखते हैं क्या क्या है। अब यहाँ पर दिया गया है क्रिया की परिभाषा। जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। जिस शब्द, यहाँ पर दिया गया है, जिस शब्द अथवा शब्द समूह के द्वारा किसी कार्य के होने अथवा किए जाने का बोध हो उसे क्रिया कहते हैं। जैसे सीता नाच रही है, नाचना क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। बच्चा दूध पी रहा है, सुरेश कॉलेज जा रहा है, शिवा शिवाजी जो है बहुत वीर थे।
यहाँ पर दिया गया है शिवाजी बहुत वीर थे। उसके बाद है इनमें नाच रहा है, पी रहा है, जा रहा है, शब्दों से कार्य व्यापार का बोध हो रहा है। इन सभी शब्दों से किसी कार्य के करने अथवा होने का बोध हो रहा है। अतः ये सभी जो है क्या है? क्रिया है। क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में आपको बता दिया गया था शुरू में ही कि क्रिया सार्थक शब्दों के 8 भेदों में एक भेद है। व्याकरण में क्रिया एक मतलब किस प्रकार का शब्द है? तो विकारी शब्द है। अब जो है क्रिया के भी कई रूप होते हैं जो प्रत्यय और सहायक क्रियाओं द्वारा बदले जाते हैं। क्रिया के रूप से उसके विषय संज्ञा या सर्वनाम के लिंग वचन का भी क्या होता है? पता चल जाता है। यहाँ पर दिया गया पता चल जाता है। क्रिया वह विकारी शब्द है जिससे किसी पदार्थ या प्राणी के विषय में कुछ विद्वान किया जाता है अथवा जिस विकारी शब्द के प्रयोग से हम किसी वस्तु के विषय में कुछ विधान करते हैं उसे क्रिया कहते हैं। जैसे में देख लेंगे घोड़ा जाता है, पुस्तक मेज पर पड़ी है, मोहन खाना खाता है, राम स्कूल जाता है। उसको उपर्युक्त वाक्यों में जाता है, परी है और खाता है, ये सभी जो है क्रियाएं हैं। तो आशा करता हूँ कि आप लोग जो है वीडियो को मतलब पूरी तरीके से वीडियो को देख लिए हैं। आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और यदि आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा। यदि आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जाके जुड़िए, लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद।